कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मार्टियर और रेसा नाम के पति पत्नी अपनी छोटी सी बच्ची को सुलाने की कोशिश कर रहे थे। मार्टियर अपनी बेटी को सुलाने के लिए एक कहानी पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह उस कहानी में आगे बढ़ता रहा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तभी एक लाल रंग का कपड़ा आसमान से उड़कर उनकी खिड़की पर लटक गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसा किताब में जिक्र था। तो ऐसा लगा मानो यह किताब से ही निकल करके आया हो। इस घटना के 12 साल बाद हम मार्टियर और उसकी बेटी मैगी को देखते हैं, जो इस वक्त अपनी गाड़ी में थे। मार्टियर गाड़ी चला रहा था और मैगी मैप से रास्ता बता रही थी। आखिरकार वह उस जगह पर पहुंच ही गए। पुरानी किताबों की वहां पर दुकानें थी। मैगी ने पूछा कि जिस किताब को आप इतने समय से ढूंढ रहे हैं, क्या वह हमें यहाँ मिल जाएगी? इस पर मार्टियर ने हैरान होकर कहा कि तुम्हें किसने कहा कि मैं एक किताब ढूंढ रहा हूँ? मैगी काफ़ी समय से अपने पिता की यह हरकतें नोटिस कर रही थी। मार्टियर अक्सर किताबों की दुकान में जाता, कुछ ढूंढता और वह किताब न मिलने पर उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखती थी। खैर, अभी के लिए मार्टियर ने यह कहकर टाल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके बाद वो किताब की दुकान में चला गया। इस दौरान मैगी बाहर जाकर घूमने लगी। तभी दुकान का मालिक वहां पर आ गया। वह दुकान के अंदर किताबें देख ही रहा था कि तभी किताबें फुसफुसाने लगी, उससे बात करने लगी। मार्टियर ने उस पर ध्यान नहीं दिया और घबराया तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल वह इंक हार्ट नाम की एक किताब ढूंढ रहा है। तभी बाहर मैगी के पास एक अजनबी आया और उससे बात करने लगा। मैगी थोड़ा घबरा गई और वहां से जाने लगी। तभी इस आदमी ने बताया कि वह और मैगी पहली बार नहीं मिल रहे। जब वह पहली बार मिले थे तो मैगी बहुत ही छोटी थी। मार्टियर दुकान से बाहर आया तो उसने उस आदमी को मैगी से बात करते हुए देख लिया। यह आदमी मार्टियर को सिल्वर टंग के नाम से बुला रहा था। मार्टियर ने मैगी को कार में इंतजार करने के लिए कहा। इस आदमी का नाम डस्ट फिंगर है। उसने कहा कि वह दोनों चलते हुए बात कर सकते हैं, जिस पर मार्टियर ने खींचकर डस्ट फिंगर से पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें? डस्ट फिंगर ने मार्टियर को उसकी गलती ठीक करने के लिए कहा जो उसने 9 साल पहले की थी। उसने कहा था कि कैप्रिकॉर्न नाम का आदमी यह जानता है कि तुम कहाँ रहते हो। अगर तुमने किताब नहीं पढ़ी तो हम वही तुम्हारा इंतजार करेंगे। दरअसल डस्ट फिंगर चाहता था कि मार्टियर उसके लिए पढ़े, लेकिन मार्टियर ने कहा कि उसने जोर से पढ़ना सुनाना बंद कर दिया है। डस्ट फिंगर ने कहा कि मुझे इसी दुनिया में वापस भेजे दो जहां से तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। साथ ही वह मार्टियर से उस किताब के बारे में पूछने लगा। मार्टियर ने बताया कि मेरे पास वह किताब नहीं है। इसके बाद मार्टियर उसे धक्का देकर वेन की तरफ भागने लगा। उसे रास्ते में मैगी मिली, जो चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। रास्ते में मैगी ने पूछा कि आखिरकार यह सब क्या हो रहा है। मार्टियर ने उसे कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ और मैगी को अब कुछ वक्त के लिए अपनी आंटी के घर पर रहना होगा। मैगी समझ गई कि उनके पिता उससे कुछ तो बात छुपा रहे हैं। तभी यह दोनों एलेनोर, जो कि मैगी की आंटी है, उनके घर पहुंच गए। एलेनोर ने दरवाजा खोला और वह सब बैठकर बातें करने लगे। तभी बातों बातों में एलेनोर ने रेसा के बारे में पूछा। इस पर एलेनोर मैगी से कहने लगी कि बेटा, कोई बात नहीं, तेरी माँ तो चली गई, लेकिन मैं तो हूं ना तेरे साथ। यह सुनकर मैगी गुस्सा हो गई और उनसे कहा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं गई है। इतना कहकर मैगी वहाँ से उठकर चली गई। जब मार्टियर उसके पीछे गया तो मैगी ने उससे पूछा कि बताओ मेरी माँ कहाँ पर है। मैगी का मानना था कि जो किताब मार्टियर ढूंढ रहा है उसका ज़रूर उसकी माँ से कुछ तो लेना देना है। वह मार्टियर बैठा एक किताब पढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक वह डस्ट फिंगर भी वहाँ पर आ गया। डस्ट फिंगर ने बताया कि जब मार्टियर ने उसकी मदद करने से मना कर दिया तो वह कैप्रिकॉर्न के पास में गया। इससे पहले कि मार्टियर उसकी बात समझ पाता, दूसरे कमरे से शीशा टूटने की आवाज आई। मार्टियर तुरंत उस तरफ भागा। एलन भागते हुए मैगी के पास गई और कहा कि कुछ लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तब मार्टियर लाइब्रेरी में पहुंच गया। कैप्रिकॉर्न के आदमियों ने पूरी लाइब्रेरी तहस नहस कर दी थी। डस्ट फिंगर ने अपने आग वाले हाथों से एक आदमी को चेतावनी दी कि याद रहे, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। मार्टियर ने कहा कि मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो, लेकिन इन आदमियों ने मैगी को उठा लिया ताकि मार्टियर उनके लिए किताब पढ़े और उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेज दे। इन लोगों ने एलेनोर की लाइब्रेरी की सारी किताबें जला दी। जलती हुई किताबों के ढेर से डस्ट फिंगर ने एक किताब उठाई जो अभी जली नहीं थी और उसे मैगी को देने लगा, लेकिन मैगी ने गुस्से में वह किताब नहीं ली। फिर कार के अंदर कुछ वक्त बाद जब मार्टियर को होश आया तो उसने देखा कि उन्हें किसी अजीब सी जगह पर ले जाया जा रहा है। कार में एलेनोर और मैगी भी थी। गाड़ी एक पुरानी बिल्डिंग के पास रुकी और उन सबको अंदर ले जाया गया। इस बिल्डिंग में अजीबो गरीब जानवर है, यूनिकॉर्न्स, उड़ते हुए बंदर जो इस दुनिया के है ही नहीं,
उन तीनों को एक खाली कमरे में बंद कर दिया गया। एलेनोर ने गुस्से से पूछा कि यह सब अजीब जानवर यहाँ कैसे आए। तब मार्टियर ने सच्चाई बताई कि यह सब जानवर एक किताब से आए हैं। काफ़ी समय पहले जब मार्टियर अपनी पत्नी के और बेटे के साथ में घर पे था, वह तीनों एक नई किताब लेकर आए थे जिसे मार्टियर ने पढ़ना शुरू किया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक एक आदमी किताब से निकलकर बाहर आ गया। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि कैप्रिकॉर्न ही था, जो पेशे से एक डाकू था। उनके साथ बस्ता, चाकू जलाने वाले साथी और फिर डस्ट फिंगर जो घूमते फिरते आग से जादू दिखाता है, यह सब भी बाहर आ गए। मार्टियर के शब्दों से ही यह सब किताबों से बाहर आए थे, और जब यह सारे बाहर आए तभी रेसा को किताब ने अंदर खींच लिया। कैप्रिकॉर्न ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन डस्ट फिंगर ने उन्हें जैसे तैसे बचा लिया। जब मार्टियर ने रेसा को ढूंढा तो उसे वो कहीं पर भी नहीं मिली। उस दिन के बाद से मार्टियर ने कोई भी किताब पढ़कर सुनाना बंद कर दिया। मैगी ने पूछा कि क्या वो रेसा को किताब पढ़कर बाहर नहीं निकाल सकता। तब मार्टियर ने कहा कि हाँ, निकाल तो सकता हूँ, पर अब मैगी को लग रहा होगा कि ऐसी दुनिया में इतने सालों तक उसकी माँ जिंदा भी रह पाएगी या नहीं। और यह बात पक्की थी कि वह किताब के अंदर है। इससे पहले मार्टियर कुछ भी जवाब दे पाता, उन्हें निकलकर कैप्रिकॉर्न के पास ले जाया गया। महल की तरफ जाते हुए उन्होंने रास्ते में अजीबोगरीब पेंटिंग्स देखी। उधर एक कमरे में कैप्रिकॉर्न उनका इंतजार कर रहा था। मार्टियर ने उसे ताना मारते हुए कहा कि अब तो तू महल में रह रहा है, अब तुझे क्या चाहिए। कैप्रिकॉर्न का मानना था कि वह किताब वाली दुनिया से यहाँ ज़्यादा बेहतर महसूस करता है। तभी कैप्रिकॉर्न ने अपने रीडर को किताब पढ़ने को कहा, लेकिन रीडर ने कैप्रिकॉर्न से कहा कि आपने तो वादा किया था कि एक बार मार्टियर आ जाए फिर मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मेरी बातों पर भरोसा मत किया कर, वो तो झूठ था, चल अब पढ़। रीडर ने रूपंजल राजकुमारी की कहानी पढ़नी शुरू कर दी। तभी बाहर से एक जवान औरत कैप्रिकॉर्न के आदमियों से बचकर भागती हुई वहां पर आ गई। उसके चेहरे पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, क्योंकि अभी उसे आधा ही पढ़ा गया था। दरअसल रीडर हकलाता था, इसी वजह से वह किताब से अच्छी तरीके से नहीं निकल पाया। अब एक दूसरी किताब लाई गई ताकि मार्टियर इस किताब को पढ़ सके। यह किताब एक खजाने के बारे में थी और कैप्रिकॉर्न चाहता था कि इस कहानी से खजाने को बाहर लाने के लिए इस किताब को पढ़ा जाए। अचानक कमरे में रेत बरसने लगी और जैसे तैसे वह पढ़ता गया, सोने के सिक्के निकलते गए। कैप्रिकॉर्न और उसके आदमी खुशी से तो पागल हो गए, लेकिन अचानक एक आदमी भी वहां पर आ गया और बदले में कैप्रिकॉर्न के एक आदमी को किताब में खींच लिया। डस्ट फिंगर ने यह याद दिलाया कि वह भी अपने घर वापस जाना चाहता है, तो मार्टियर ने कहा कि मैं जानता ही नहीं कि किताब में किसी को वापस कैसे भेजा जाता है। उधर कैप्रिकॉर्न वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे यह दुनिया बेहतर लगने लगी थी। बहुत बहस के बाद कैप्रिकॉर्न ने इंक हार्ट की किताब को आग में फेंक दिया। डस्ट फिंगर उसे बचाने के लिए भागा, लेकिन कैप्रिकॉर्न के आदमियों ने उसे रोक लिया और जलती हुई किताब को डस्ट फिंगर के हाथों से छुड़वाकर दोबारा जला दिया। मार्टियर और उसके परिवार को दोबारा उसी कमरे में भेज दिया गया। डस्ट फिंगर ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां बहुत सी औरतें कैप्रिकॉर्न के लिए काम कर रही थी। उसमें से एक रेसा है। जब रेसा ने डस्ट फिंगर के जले हुए हाथ देखे तो रेसा ने उसकी मरहम पट्टी की। उसने बताया कि इंक हार्ट उसके हाथ में आ चुकी थी, लेकिन कैप्रिकॉर्न ने उसे जला दिया। रेसा बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि डेरियस ने उसे किताब पढ़कर बाहर तो निकाल दिया, लेकिन उसकी आवाज़ वहीं रह गई। किताब के अंदर रेसा ने डस्ट फिंगर को उसके हाथों के लिए थोड़ी बर्फ दी। दूसरी ओर जो आदमी सोने के सिक्कों के साथ बाहर आया है, वह भी मार्टियर वाले कमरे में ही बंद था। वह खुद को दिलासा दे रहा था कि यह सब सपना है, यह सपना है। यह देखकर मैगी ने उसे शांत करते हुए पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने बताया कि मेरा नाम फरीद है। अगले दिन डस्ट फिंगर एक सपना देखते हुए उठा। उसमें उसकी पत्नी उसे वापस बुला रही थी। उठते ही उसने देखा कि रेसा उसकी बैंडेज उतार रही थी और डस्ट फिंगर ने पूछा कि इस एहसान का बदला वह कैसे चुकाएगा। रेसा ने उसकी चेन की तरफ इशारा किया, मानो वह कह रही हो कि मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। डस्ट फिंगर ने पूछा कि आज़ाद होकर वह कहाँ जाएगी। रेसा ने उसे कागज़ का टुकड़ा दिखाया जिसमें मार्टियर और मैगी का स्केच बना हुआ है। हैरानी से डस्ट फिंगर ने पूछा कि क्या यह तुम्हारा परिवार है, जिसके बाद रेसा ने हामी भरते हुए लिखा कि तुमने इन्हें देखा है क्या। डस्ट फिंगर को याद आया कि वह जब किताब से बाहर आया तो रेसा को अंदर खींच लिया गया था और फिर डायरियर ने किताब पढ़कर उसे बाहर निकाल दिया। इसी वजह से मार्टियर इंक हार्ट के अंदर से अपनी पत्नी को बाहर नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि वह तो पहले ही बाहर है। तभी डस्ट फिंगर ने उससे वादा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार तक जरूर पहुंचाऊंगा। वो बाहर गया तो उसने देखा कि गार्ड्स तो सो रहे हैं, तो उसने अपने पालतू जानवर को जाकर चाबी लाने के लिए कहा। डस्ट फिंगर का पालतू जानवर चाबी तो ले आया और रेसा को भी दे दी। रेसा ने उसकी चेन खोली जिससे वह बंधी हुई थी।
जैसे ही डस्ट फिंगर मार्टियर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने मैगी को कहते हुए सुना कि शायद इंक हार्ट की एक और कॉपी है। डस्ट फिंगर अंदर गया और उसने मार्टियर से पूछा कि क्या वो एक डील कर सकते हैं कि अगर इंक हार्ट की एक और कॉपी मौजूद है तो वह उसे साथ मिलकर ढूंढेंगे और फिर डस्ट फिंगर को वापस अपने घर भेजकर रेसा को बाहर बुला सकते हैं। डस्ट फिंगर ने एक किताब निकाली और मार्टियर को पेज 14 पढ़ने के लिए कहा। जैसे ही उसने यह पढ़ा, एक बहुत ही बड़ा तूफान आ गया, जिसे देखकर सभी गार्ड्स घबरा गए। रेसा भी बाहर आ गई, लेकिन भागते हुए वह एक बड़े खड्डे में जा गिरी। डस्ट फिंगर, मार्टियर, फरीद, एलेनोर और मैगी वहां से निकल गए। भागते भागते डस्ट फिंगर नीचे गिर गया तो उसने देखा कि रेसा एक गड्ढे में फंसी हुई है। उसने डस्ट फिंगर से मदद मांगी, लेकिन डस्ट फिंगर ने उसकी मदद नहीं की और बाकियों के साथ वहां से भाग गया। वह सभी लोग एक वैन में बैठकर वहां से निकल गए और पूरी जगह तूफान में तहस नहस हो गई थी। यह लोग गाड़ी चलाते हुए शहर तक पहुंच गए। उन्हें इंक हार्ट के एक राइटर से मिलना था। डस्ट फिंगर ने उनके साथ जाने से मना कर दिया क्योंकि वह अपनी जिंदगी की आगे की और कहानी नहीं जानना चाहता था, उसे जीना चाहता था। इस पर मैगी ने उससे पूछा कि यह तो अच्छी बात नहीं है कि तुम्हें फ्यूचर का पता होगा। इससे कहा कि जब पहले से पता होगा तो जिंदगी जीने का मजा ही क्या। मैगी और मार्टियर अब किताब के राइटर के पास पहुंचे। राइटर ने दरवाजा खोला तो उसे लगा कि यह लोग उसका ऑटोग्राफ लेने आए हैं, लेकिन मैगी ने बताया कि हम तो अभी अभी कैप्रिकॉर्न के चंगुल से भाग कर आए हैं। लेकिन किताब के राइटर फेलेनॉक्स को उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और वह उनकी बातों को मजाक समझकर मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि हाँ, मेरे लिए कुछ किरदार हैं, इतने बेहतरीन कि लोगों को यह असली लगने लगे। फिर वह तीनों वहां वापस पहुंचे जहां फरीद और डस्ट फिंगर को छोड़कर आए थे। उन्होंने डस्ट फिंगर को आग के साथ कुछ करतब दिखाते हुए देखा। हैरानी से राइटर ने कहा कि यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने लिखा था। तो राइटर खुद को रोक नहीं पाया और वह डस्ट फिंगर से बात करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मार्टियर ने उसे रोक दिया, यह कहकर कि डस्ट फिंगर उससे डरता है क्योंकि वह अपनी कहानी का अंत नहीं जानना चाहता है। राइटर ने पूछा कि क्या वो इसलिए डर रहा है कि वह आखिर में मर जाएगा। तो यह सुनकर तो बेचारा डस्ट फिंगर डिप्रेस ही हो जाएगा। अबे मरना ही था तो मर जाता, बताने की क्या जरूरत थी। आखिरकार उसने फेनोग्लियो से पूछा कि वह मरेगा कैसे। फेनोग्लियो ने बताया कि तुम अपने पालतू जानवर क्लीन को बचाते हुए मरोगे। तभी मार्टियर ने राइटर के इंक हार्ट की कॉपी मांगी। कुछ वक्त पहले पता नहीं कैसे मेरी किताबें या तो जल जाती या फिर गायब हो जाती, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मार्टियर ने तुरंत समझ लिया कि जरूर इन सब के पीछे कैप्रिकॉर्न का हाथ है, लेकिन आखिरकार इंक हार्ट की एक मैनुअल मिल गई। अब डस्ट फिंगर को वापस जाने की पूरी आग लगी हुई थी। उसने मार्टियर से कहा कि अब जल्दी से मुझे वापस भेज दो, लेकिन मार्टियर ने कहा कि पहले वह अपनी पत्नी को वापस लाएगा। अब डस्ट फिंगर के पास सच बताने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसने बता ही दिया कि तुम्हारी पत्नी इसी दुनिया में है, टेरेरियर पहले ही उसे वहां से निकाल चुका है। गुस्से में आकर मार्टियर ने पूछा कि अभी वो कहाँ पर है, लेकिन डस्ट फिंगर ने कहा कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, मुझे वापस किताब में भेजोगे। जिसके बाद डस्ट फिंगर ने बताया कि वह वहीं पर है जहाँ से हम भागकर आ रहे हैं। राइटर की गाड़ी में उन दोनों ने वहां पर जाने का फैसला किया, जबकि फरीद और मैगी को वो लोग राइटर के पास ही छोड़कर गए। उस रात मैगी को राइटर के घर पर अचानक ही बैठे बैठे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। वह वही किताबें हैं जो जलने से बच गई थी। मैगी उन किताब के पास गई और उनसे पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने किताब पढ़ी तो टोडो नाम का एक कुत्ता किताब से बाहर आ गया और तुरंत बिस्तर के नीचे छुप गया। राइटर ने अचानक ही उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही मैगी ने दरवाज़ा खोला, उसे पता चला कि राइटर को कैप्रिकॉर्न के गुंडों ने बंदी बना लिया है और अब वह गुंडे मैगी को धमकाकर मार्टियर का पता पूछने लगे। तभी राइटर ने टोडो को देखा और उसे पता चला कि मैगी भी किरदारों को किताब से बाहर ला सकती है। उसने यह बात गलती से जोर से बोल दी। यह सुनकर कैप्रिकॉर्न और उसके गुंडे समझ गए कि मैगी भी एक सिल्वर टंग है, जिसके बाद वो मैगी को अपने साथ ले गए। रास्ते में मार्टियर ने डस्ट फिंगर से पूछा कि क्या रेसा ठीक है। इस पर डस्ट फिंगर ने उसे बताया कि वह वैसी तो ठीक है पर बोल नहीं सकती। अचानक डस्ट फिंगर ने मार्टियर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। उसने जाकर गाड़ी की डिक्की को खोलकर देखा तो वहां पर फरीद छुपा हुआ था। फरीद ने कहा कि मुझे वह राइटर ठीक आदमी नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे नहीं रहना था उसके साथ। जल्द ही मार्टियर, फरीद और डस्ट फिंगर कैप्रिकॉर्न के महल के पास पहुंचे। तीनों ने चुपचाप पीछे के रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके लिए वह छत पर चढ़ गए। तभी मार्टियर फिसल गया और कैप्रिकॉर्न के आदमियों ने उसे देख लिया। किसी तरह यह तीनों बचकर भागे। मार्टियर ऊपर चढ़ा और रेसा के कमरे तक पहुंच गया, जहां रेसा का सारा सामान पड़ा था। अंदर जाकर उसे रेसा की स्केच बुक भी मिल गई।
जिसमें उसने अपने परिवार की ड्राइंग्स बनाई थी। बाहर फरीद और डस्ट फिंगर मार्टियर का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान फरीद ने डस्ट फिंगर से कहा कि मैं तुम्हारा आग वाला जादू सीखना चाहता हूँ, और काफी कोशिशों के बाद वह ठीक ठाक जादू करने भी लगा। वह दोनों वहाँ खड़े ही थे। इस दौरान कैप्रिकॉर्न के एक आदमी ने उन्हें पकड़ लिया। फरीद तो किसी तरह भाग निकला, लेकिन डस्ट फिंगर को पकड़ लिया और महल में लाया गया। जैसे ही वह कैप्रिकॉर्न के पास पहुंचा, उसने देखा कि रेसा एक जाल के अंदर बंधी हुई थी। रेसा ने डस्ट फिंगर को अपने पास खींचा और डस्ट फिंगर ने उसे बताया कि आपका पति आपको लेने आया है। इस कमरे में कैप्रिकॉर्न मैगी से किताब पढ़वाकर बहुत सी चीजें इस दुनिया में ला रहा था, यह देखने के लिए क्या वह सच में सिल्वर टंग है। राइटर ने कैप्रिकॉर्न को देखकर कहा कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैंने लिखा है। कैप्रिकॉर्न ने राइटर को अपना प्लान बताया कि वह एक खतरनाक किरदार को इस दुनिया में लाएगा जिसका नाम है शेडो, जिसके बाद शेडो इस दुनिया में रहेगा। मैगी ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुमने पहले ही किताब की सारी कॉपीज जला दी है, लेकिन कैप्रिकॉर्न ने सांपों से भरे हुए डब्बे में पहले ही आखिरी कॉपी छुपा कर रखी हुई है। उसने वह किताब निकालकर मैगी को दे दी और उससे कहा कि शेडो को इस दुनिया में लेकर आओ। मैगी ने कुछ भी पढ़ने से मना कर दिया, जिसके बाद कैप्रिकॉर्न मैगी को उस कमरे में ले गया जहां उसकी माँ जाले में लटकी हुई थी। मैगी ने पहले तो उसे नहीं पहचाना, लेकिन फिर माँ कहकर पुकारा और उसकी तरफ भागी। कैप्रिकॉर्न ने हंसते हुए कहा कि नहीं पढ़ना तो मेरे लिए मत पढ़, उसके बाद मैं तेरी माँ को मार दूंगा। मैगी को एहसास हुआ कि अब उसके पास में और कोई रास्ता नहीं है, जिसके बाद मैगी और डस्ट फिंगर को जेल में डाल दिया गया। डस्ट फिंगर अलग से जेल में था, जबकि मैगी और राइटर को एक साथ जेल में बंद किया गया था। जल्द ही डस्ट फिंगर को पता चला कि मैगी भी एक सिल्वर टंग है और वह भी उसे किताब में वापस भेज सकती है। वही राइटर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। मैगी ने उसे सुझाव दिया कि तुम कहानी में कैप्रिकॉर्न को शेडो से मरवा दो ना। तभी बेस्ट्रा मैगी के लिए खाना लेकर आया। उसने कहा कि कैप्रिकॉर्न चाहता है कि कल के लिए वह खूब तैयार रहे। तभी राइटर ने बेस्ट्रा से पूछा कि हम लोग भूत की कहानियों की बातें कर रहे हैं, तुम सुनना चाहोगे? यह सुनते ही बेस्ट्रा बहुत ज्यादा डर गया। दरअसल राइटर जानता था कि मैंने इसको लिखा ही है, ऐसे ही यह भूतों की कहानियों से बहुत डरता है। तभी क्लीन बेस्ट्रा पर टूट पड़ा और उसकी थैली चुरा कर डस्ट फिंगर के पास ले गया। अब बेस्ट्रा डस्ट फिंगर की जेल में घुस गया था अपनी थैली को वापस लेने के लिए, जिसके बाद डस्ट फिंगर ने अचानक ही उसे भूतों की कहानी सुनाना शुरू कर दिया और वह कहने लगा कि यहाँ जो कंकाल पड़े हैं यह अभी भी जिंदा होकर तुम्हें मार डालेंगे। यह सब सुनकर बेस्ट्रा बहुत ज़्यादा डर गया था। इस बात का फायदा उठाकर डस्ट फिंगर ने बेस्ट्रा को जेल में बंद कर दिया और खुद बाहर निकल आया। डस्ट फिंगर ने मैगी और राइटर की जेल का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं तोड़ पाया। उसने अपनी आग की शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहा। हार कर उसने राइटर और मैगी को वहीं छोड़ दिया। राइटर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। डस्ट फिंगर बाहर तो आ गया, लेकिन राइटर और मैगी को छोड़कर उसे बहुत बुरा लग रहा था। अब उसने दोबारा से उन्हें लाने के लिए अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी कैप्रिकॉर्न के आदमी उस रास्ते पर आ गए। एलिनोर भी कैप्रिकॉर्न के इलाके में पहुंच चुकी थी। उधर डस्ट फिंगर कैप्रिकॉर्न के आदमी को देखकर चुप गया, लेकिन मार्टियर और फरीद ने उसे अंदर खींच लिया। फरीद ने खुशी खुशी उसे गले लगा लिया। डस्ट फिंगर ने मार्टियर को मैगी और राइटर के बारे में बताया, यह भी कि कैप्रिकॉर्न शेडो को इस दुनिया में लाने वाला है, मैगी का इस्तेमाल करके, क्योंकि उसकी बेटी भी उसी की तरह सिल्वर टंग है। जेल में राइटर इंक हार्ट के बुरे किरदारों को लुभाने के लिए कहानियां लिखी जा रही थी। तभी कैप्रिकॉर्न के आदमी मैगी को अंदर ले आए। वहीं मार्टियर, डस्ट फिंगर और फरीद मैगी और रेसा को बचाने का प्लान बना रहे थे। मार्टियर ने डस्ट फिंगर से कहा कि तुम अपनी आग का इस्तेमाल करके सबका ध्यान भटका दो, जिसके बाद इन तीनों ने कैप्रिकॉर्न के आदमियों का भेष बना दिया और अंदर जाने का फैसला किया। मैगी को व्हाइट गाउन पहनाकर एक खास जगह पर ले जाया जा रहा था। वहां सबको पढ़कर वह कहानियां सुनाएगी। उसने कहा कि रेसा और राइटर को पिंजरे में बंद रखें। कैप्रिकॉर्न ने घोषणा की कि कई साल बाद वह अपने लोगों से मिल पाएगा। उधर मार्टियर, फरीद और डस्ट फिंगर अंदर घुसकर कैप्रिकॉर्न के आदमियों को खत्म करने लगे। एलिनोर जब अंदर घुसी, उसे वहां पर डेरियस मिला। उसने डेरियस से कहा कि अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो मेरी मदद करो, जिसके लिए डेरियस मान गया। मैगी को जैसे ही पढ़ने के लिए किताब दी गई, उसे मार्टियर दिखाई दिया, लेकिन वह फिर भी शांत रही। मौका देखकर राइटर ने टोडो को एक पेज दिया ताकि वह मैगी तक पहुंच सके। मार्टियर ने चिल्लाकर मैगी को आगे पढ़ने से मना किया, क्योंकि शेडो इस दुनिया में आना शुरू हो चुका था। जैसे ही टोडो ने मैगी को राइटर का दिया हुआ पन्ना पकड़ा, मैगी ने उसे पढ़ना शुरू किया।
जिसके बाद शेडो अचानक से कैप्रिकॉर्न पर हमला करने के लिए मुड़ गया। वहीं डस्टफिंगर और फरीद महल को जला रहे थे। एलेनोर एक घोड़े पर सवार सारे जानवरों के साथ वहां पर पहुंच गई, जिससे चारों तरफ हड़बड़ी मच गई। मार्टियर ने मैगी से आगे पढ़ने के लिए कहा ताकि कहानी बदली जा सके, लेकिन आगे कुछ लिखा ही नहीं था। इसीलिए मार्टियर ने मैगी को पेन पकड़ाया और कहा कि आगे की कहानी तुम लिखो। मैगी ने कहानी में कैप्रिकॉर्न को एक स्टैचू बना दिया और वह धीरे धीरे रेत में बदल गया। उसने शेडो को भी वापस भेज दिया और बाकी उन सभी लोगों को भी जो किताब से बाहर बिना अपनी मर्जी से आए थे। डस्टफिंगर यह सब देख रहा था, लेकिन उसने वापस जाने का मौका खो दिया। जिस वक्त यह सब हो रहा था वह थोड़ा दूर था। फरीद ने कहा कि मार्टियर उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन डस्टफिंगर ने कहा कि अब तो इसे अपनी बीवी भी मिल गई है, अब तो ये क्या ही मदद करेगा। अचानक रेसा की आवाज भी लौट आई और पूरा परिवार एक हो गया। मैगी ने देखा कि किताब वहां से गायब हो चुकी है और महल टूटकर गिर रहा है। इन सब लोगों ने जल्द से जल्द बाहर निकलने का सोचा। दरअसल फरीद ने चुपके से वह किताब उठा ली थी, अब उसने डस्टफिंगर को दे दी थी। फरीद ने कहा कि वह कई और नया रीडर ढूंढ लेंगे, उन्हें वापस भेज सके। डस्टफिंगर ने फरीद से कहा कि तू तो मैगी को बहुत पसंद करता है, तू क्यों जा रहा है मेरे साथ। जिस पर फरीद ने कहा कि मेरे पास एक फोटो है, मैं उसे देखकर खुश रहूंगा। वो दोनों बातचीत करते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगे। तभी मार्टियर उन दोनों के पीछे भागता हुआ आया। उसने डस्टफिंगर से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेजने आया हूँ। जल्दी उसने किताब पढ़नी शुरू की और डस्टफिंगर अपनी दुनिया में वापस चला गया। रेसा और मैगी भी पीछे पीछे भागते हुए आए, लेकिन डस्टफिंगर वहां से जा चुका था। फरीद को मार्टियर ने पूछा कि अब वो क्या करेगा। साथ ही उन्होंने क्लीन को अपने पास ही रख लिया ताकि उसे बचाने के चक्कर में डस्टफिंगर की मौत न हो जाए। मैगी ने फरीद से कहा कि तुम हमारे साथ ही क्यों नहीं रुक जाते, जिसके लिए वह मान भी गया और अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं इसी तरीके की वीडियो की एक्सप्लेनेशन के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।